friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 28 July complete current affair. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and new updates of the video. देखिए इस वीडियो में हम करंट अफेयर थ्रू MCQs के जरिए पूरे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, ताकि जो आपको लास्ट में एक सेटिस्फेक्शन मिले पूरे 10 MCQs को देख के। आपको भी ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको कम से कम 6 MCQs यहाँ पे सही करना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो एटलीस्ट 10 में से अगर आप 6 MCQs किसी भी एग्ज़ाम के सही कर देते हो तो देखिए वहाँ पे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ताकि उस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सको। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs और डायरेक्टली स्टेटमेंट के तौर पर जिस तरीके से MCQs पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसी तरीके से ये भी आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो वीडियो का लेवल आप ये मत समझिएगा काफ़ी लो है, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे भी आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको भी समझ में आना चाहिए कि आखिर जिस जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे किस तरीके का नॉलेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं और उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग चूज़ द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए यहाँ पे दो आपको पेयर दिए हैं, एक है आपको मिसाइल जो आपकी मिसाइल्स और डिफेंस डील से रिलेटेड है, और दूसरा उसकी एसोसिएटेड कंट्रीज़ हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कि जो स्टेटमेंट दी है क्या वो जिस कंट्री से रिलेटेड है वो कंट्री से रिलेटेड वो स्टेटमेंट है भी या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट ये है, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या ये इजराइल से रिलेटेड है। सेकेंड है शिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, क्या ये ईरान से रिलेटेड है। हारफून मिसाइल, इज़ इट रिलेटेड टू US। और S-400 ट्रम्प मिसाइल, क्या ये रशिया से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं 1 and 4 ओनली, 1, 2 and 4, 1, 3 and 4 एंड 1, 2 and 3 and 4। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है उसको समझने के पहले आप पहले ये देख लीजिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे किससे एसोसिएट करती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है। अब ऑप्शन सी राइट क्यों है, क्योंकि जो आपका स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये इजराइल से रिलेटेड है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और डायरेक्टली इस तरीके से स्टेटमेंट आपकी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो पूरा एंड तक इसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझना है। ठीक है, जो आपके हारफून मिसाइल है ये US से रिलेट करती है, ये भी बिल्कुल सही है। और S-400 ये तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि जो इंडिया है वो रिसेंटली क्या किया है, उसने मतलब S-400 को वो परचेस कर रहा है रशिया से। ठीक है, और जो US का थार्ड है, ठीक है, US का थार्ड है वो उसको परचेस नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है थोड़ा सा रस्साकसी चली पड़ी है अभी US और इंडिया के बीच में, तो इसलिए S-400 तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो आपकी फोर्थ स्टेटमेंट तो कहीं पे भी गलत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये सभी जगह, इसीलिए इसको मैंने सभी जगह पुट भी किया है। अब इसका आंसर तो सी हो गया। नाउ ये जो आपका शिरकॉनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये आपका रिलेट करता है, ये आपका रिलेट करता है रशिया से। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके ये जो दोनों मिसाइल्स हैं ये दोनों किससे, ये रशिया से रिलेट करते हैं, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। तो आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए जिस तरीके से गवर्नर इस समय न्यूज़ पे है कि गवर्नर की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उस हिसाब से इसके ऊपर इस समय क्वेश्चन बनना एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक फेमिलियर कंडीशन बन जाती है कि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकें। ठीक है, इसके अलावा भी हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, तो पूरा इसीलिए आंसर को भी ध्यान से देखना है, इसका टिक भी राइट आपको अच्छे तरीके से करना और कमेंट में मुझे बताना है कि आपके कितने आंसर सही हैं। ठीक है, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें और जो भी आपके गलत आंसर्स होते हैं, जो भी गलत आप क्वेश्चन करते हैं उसको आप वापस से अटैम्प्ट करिए, वीडियो को अगेन देखिए, उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझिए। ठीक है, ताकि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करके उसको समझ सकें। ओके, चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट है गवर्नर कैन समन, prorogue and dissolve the house only on the aid and advice of the council of ministers। इसका मतलब क्या है कि गवर्नर क्या है, गवर्नर समन कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है या फिर डिसॉल्व कर सकता है हाउस को। ठीक है, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। और ये भी आपको याद रखना है कि आपसे जो पूछा गया है तो वो आपसे करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यू हैव टू बी रिमेंबर। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, और जो अदर मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, बट एडवाइस किसकी होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस हैं ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2।
सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। ओके, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी, दैट द मीन बोथ बोथ दी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है कि जो गवर्नर होता है वो समन कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है या फिर डिसॉल्व कर सकता है, तीनों चीज़ें हाउस के अंदर, ठीक है। बट एड और एडवाइस किसकी होगी, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, ठीक है। सेकंड है, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं वो किसकी, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे जो गवर्नर होता है वो उनको अपॉइंट करता है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारे यहाँ का आर्टिकल 164, ठीक है, ये याद रखना है। जो आर्टिकल 164 होता है किससे, जो चीफ मिनिस्टर हो, मतलब जो आपका गवर्नर होता है वो क्या कर सकता है, वो समन कर सकता है, प्रोरॉग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो आर्टिकल 164 आपको याद रखना है, इसके बारे में रिलेट करता है। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है किसी गवर्नर के द्वारा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। अब एक इंपॉर्टेंट केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को तैयार किया गया था जुलाई 13, 2016 को। जो केस था नबाम राबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, ठीक है, इनके बीच में केस था, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि गवर्नर जो है वो कभी भी एम्प्लॉय नहीं कर सकता है अपने डिक्रीशन को, और वो हमेशा शुड स्ट्रिक्टली अबाइड, ठीक है, उसको हमेशा पालन करना, मतलब उसको हमेशा पालन करना चाहिए किसकी, एड और जो एडवाइस होती है किसी कैबिनेट टू समन द हाउस। अगर हाउस को समन करना, देखिए ऐसी एडवाइस गवर्नर के पास पावर तो है, यस गवर्नर हैज़ द पावर ऑफ एबिलिटी टू समन द हाउस, ठीक है, बट ही कैन नॉट डू द सेम थिंग विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बिना वो उस चीज़ को समन, और क्या आप बोल सकते हो कि जो हाउस है उसको बंद नहीं कर सकता एक प्रकार से, ठीक है। हाउस को क्या कर सकता है, हाउस को वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो केस था, किस केस के कारण ऐसा हुआ था, ये नबाम राबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर, ठीक है। तो ये केस था 2016 का, जिसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लिया गया था, ठीक है। और जो गवर्नर इसी के हिसाब से फिर क्या करता है, समन करता है, प्रोरॉग करता है, डिसॉल्व करता है हाउस को, ताकि एड एंड एडवाइस और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की उसको मिले, उसी के हिसाब से वो ये सारी जो भी पूरी प्रोसेस होती है वो उसको वर्क कर सके, ठीक है। तो ये कंप्लीट पूरा डिसीजन निकल के आया था 2016 का ये जो केस था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच। जीआई टैग दिए गए और स्टेट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कौन से जीआई टैग कंप्लीट स्टेट से रिलेट करते हैं, तो आपको बताना है। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है तिरूर बैटल लीफ, क्या ये तमिलनाडु से लोकेट करता है। पलानी पंचमित्रम, क्या केरला से रिलेट करता है। एंड तावलोहोपन, ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, तावलोहोपन, क्या ये नागालैंड से लोकेट करता है। तो ऑप्शन हैं आपके 1 and 3, 1 only, 2 and 3 एंड नन ऑफ द अबव, कोई भी सही नहीं है। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी मतलब यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट क्या है, ये पूरी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जो ये थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया था, इंटरचेंज कर दिया था। थिरूर बीटल लीफ है ये केरला से लोकेट करती है, और पलानी पंचमित्रम में ये आपका तमिलनाडु से लोकेट करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पलानी पंचमित्रम तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और जो आपका ये तवलोहोपन है ये नागालैंड से रिलेट नहीं करता, इट इज़ रिलेटेड टू द मिजोरम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। देखिए इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2019 के कुछ 4 इंपॉर्टेंट टैग्स दिए थे, मतलब 4 जीआई टैग उनको प्रदान किए गए थे, जिसमें जो पलानी पंचमित्र था, तवलोहोपन जो था ये मिजोरम से लोकेट करता है। मीजो पौंचई ये भी कहाँ से, ये मिजोरम से लोकेट करता है। और आपकी थिरूर बीटल लीफ है, ठीक है, जो सुपारी एक प्रकार जिसको आप बोलते हो, तो वो किससे, वो केरला से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट कैरावास। कैरावास के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है दे आर लेकोस्ट्रीन डिपॉजिट इन द वैली ऑफ कश्मीर एंड जम्मू, ठीक है, कि इनको सबसे ज़्यादा कहाँ पे डिपॉजिट किया जाता है, ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेट होती है। सेकेंड है दे आर कंपोज्ड ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले, शेल, मड, लिग्नाइट, ग्रेवल एंड लॉइसिक सेडिमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर सैंड, सिल्ट, क्ले, मतलब ये इन सभी चीज़ों से इसका क्या होता है, इसमें इनका उत्पादन होता है, ठीक है। इसमें इसको क्या किया जाता है, इसमें इसको प्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है दे हेल्प इन द कल्टीवेशन ऑफ सैफ्रॉन
आलमंड, वॉलनट, एप्पल एंड द ऑर्किड्स। तो ये हेल्प करती हैं ताकि कल्टीवेशन हो सके अच्छी खासी, किसकी, सैफरॉन की, आलमंड की, वॉलनट की, एप्पल की और ऑर्किड्स की। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 एंड 3 सही है, 1 एंड 2 सही है, 1 ओनली सही है, या फिर 1 2 एंड 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो जो आपका राइट आंसर है ये आपका डी है, ठीक है। इसको सबसे ज़्यादा राइज होता है ये पीर पंजाल वाले एरिया में, जहाँ पे ड्रेनेज वाज इम्पाउंडेड एंड एट लेक ऑफ अबाउट 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। मतलब ये 5000 किलोमीटर का जो एरिया है, ठीक है, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उतने एरिया में इसको क्या किया जाता है, इसका ड्रेनेज किया जाता है। जहाँ पे डेवलप और थर्स अ बेसिन वाज फॉर्म, ठीक है, जहाँ पे इस तरीके का बेसिन पाया जाता है लेक टाइप का, उसी के आसपास क्या होता है, इसका मतलब इसकी पैदावार होता है, इसका कल्टीवेशन किया जाता है। फिर जो डिपॉजिट होता है वो द डिपॉजिट्स लेफ्ट इन द प्रोसेस आर नोन, और जब इनके डिपॉजिट में जो भी प्रोसेस में जो बच जाता है उसको आप बोलते हो कैरावास। तो आपको पता है कैरावास क्या होता है, द डिपॉजिट्स लेफ्ट इन द प्रोसेस आर नोन एज कैरावास, ठीक है। तो जब हम कल्टीवेशन करते हैं उस समय जो भी डिपॉजिट बच जाता है उसको कैरावास बोलते हैं, और जो थिकनेस होती है ऑफ कैरावास की अबाउट 1400 मीटर होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर दे लाई बिटवीन ग्रेट हिमालयन एंड पीर पंजाल रेंज। आखिर ये कैरावास कहाँ पाया जाता है, इस तरीके की जो लैंड होती है, इस तरीके की लैंड कहाँ पे होती है, तो ये लाई करती है ग्रेट हिमालयन एंड पीर पंजाल रेंज के बीच में। तो ये भी याद रखना, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। फिर दे आर कैरेक्टराइज्ड विद फॉसिल्स ऑफ मैमल्स एंड एट अ प्लेस बाय पीट, ठीक है। इसकी जो कैरेक्टराइज है, ठीक है, इनको कैरेक्टराइज किया गया था जब फॉसिल्स ऑफ मैमल्स हैं, ठीक है। जो फॉसिल्स होते हैं मतलब जो मैमल्स के जो फॉसिल्स होते हैं वो जब काफ़ी लंबे समय से क्या होते हैं, लैंड के नीचे डिग्रेड हो जाते हैं, उसके कारण क्या बन जाता है, इस तरीके का कैरावास जनरेट हो जाता है, ठीक है। और जो कैरावास होते हैं ये फॉर्म ड्यूरिंग द पैलेस्टोशियन पीरियड, जिसको 1 मिलियन ईयर, ठीक है, आपको ये भी पैलेस्टोशियन पीरियड कितना होता है, ये 1 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो व्हेन द एंटायर वैली ऑफ कश्मीर वाज अंडर वाटर, जब पूरी कश्मीर वैली अंडर वाटर थी तब से कैरावास क्या हो रहे हैं, फॉर्म्ड हो रहे हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन था। तो जिसका आंसर क्या है, जिसका आंसर आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, मतलब आपकी जो तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे ये राइट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरीके से कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मेडिसिन बन रही हैं, तो इसमें जो CDSCO है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसके लिए ये स्टेटमेंट आपको, ये तीन स्टेटमेंट यहाँ पे दी हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज। क्या ये एक नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है इंडियन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस की? सेकंड है, इट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर वर्क करती है? और थर्ड है, रेगुलेशन ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इज इट्स प्राइमरी कंसर्न। तो इसका क्या मेन जो कंसर्न है, ये रेगुलेशन करना है, मतलब रोकना है सेल्स को और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन है ओनली 1, 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3 ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट। तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो आपका राइट आंसर है तो बी है। अब क्यों है? क्योंकि ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस जो इंडियन है उसी के अंदर इसको ये रेगुलेटरी, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। सेकंड है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके अंदर वर्क करती है। आप मुझे कमेंट बताएंगे इनके मिनिस्टर कौन है इस समय, ठीक है। बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन पूछा गया है और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे, ठीक है। थर्ड है, रेगुलेशन ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इट इज़ प्राइमरी कंसर्न। ये गलत है। प्राइमरी कंसर्न इनका ये नहीं कि सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकना, ठीक है। इसके बारे में हम समझ लेते हैं इनका प्राइमरी कंसर्न क्या है। देखिए ये अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जरिए क्या करती है, ये वर्क करती है, जिसमें रेगुलेशन करना है मैन्युफैक्चर को, सेल को एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इज़ अ प्राइमरी कंसर्न, ठीक है। तो जो वहाँ पे दो दी हैं वो दो बस नहीं है, एक आपका हो जाता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर गलत तरीके से हो रही है तो उसको भी क्या करना, स्टॉप करना। देयर प्राइमरी कंसर्न ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज वाइल द सेंट्रल अथॉरिटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, ठीक है। तो अगर न्यू ड्रग्स का अप्रूवल देना है तो तीनों चीज़ें, एक मैन्युफैक्चरिंग होगी, सेल हो गया और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तीनों चीज़ों पे क्या करना, फोकस करना, इसका प्राइमरी कंसर्न है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ये जो विद इन द CDSCO जो आपका है, ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको क्या करती है, रेगुलेट्स करती है फार्मास्यूटिकल एंड द मेडिकल डिवाइस, ठीक है। तो इसी के अंदर क्या करता है, जो आपका DGCIA रेगुलेट करता है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस को, ताकि क्या कर सके, एक अच्छी खासी मेडिसिन को जनरेट किया जा सके। और जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ये कंट्रोल करती है प्राइसेस ऑफ ड्रग एज पर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, ठीक है। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, उसके तहत क्या करता है, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है ये कंट्रोल करता है ताकि जो भी दवाइयों की प्राइस है वो क्या कर सके, एक गुड और
लॉयल प्राइस आपको क्या कर सके, मार्केट में मिल सके, इसलिए क्या करते हैं ये सभी मार्केट में अच्छे तरीके से वर्क करते हैं जो अंदर गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो इंपॉर्टेंट क्या है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर वर्क करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसका भी आंसर अच्छे तरीके से मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल नियर सोहना इन विच स्टेट। अभी इंडियन रेलवे ने क्या कंस्ट्रक्टिंग शुरू की है जो दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल है, ठीक है। तो ये सोहना के अंदर बना रहे, तो ये सोहना किस स्टेट से बिलोंग करता है आपको बताना है। ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं किससे है। तो ऑप्शन 2 मतलब हरियाणा। हरियाणा में क्या कर रहा है इंडियन रेलवे, एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक वर्ल्ड की पहली ऐसी इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल जो हरियाणा सोहना के अंदर इसको क्या किया जाएगा, पूरा इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ठीक है। ये जो डबल स्टेक कंटेनर है ये गुड्स मतलब जो गुड्स ट्रेन के कलेक्ट करेगी, ये इतना एबल मतलब इतनी शक्ति रखेगी अपने अंदर ताकि ये रन कर सके स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर फ्रॉम विद इन दिस टनल, ठीक है। इसके अंदर आप 100 किलोमीटर मतलब आप बोल सकते हो कि जो डबल स्टेक कंटेनर गुड्स ट्रेन विल बी एबल टू रन एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 100 किलोमीटर फ्रॉम विद इन दिस टनल। इस टनल के अंदर से वो 100 किलोमीटर की स्पीड से भी क्या कर रही है, बाईपास हो सकती है, ठीक है। और इन दिस फर्स्ट फेज, इसके जो फर्स्ट फेज था, 2 कॉरिडोर्स आर बीइंग बिल्ट ऑन द ईस्टर्न कॉरिडोर एंड द वेस्टर्न कॉरिडोर्स। तो जो फर्स्ट फेज में इसके जो 2 कॉरिडोर्स थे, ठीक है, वो कहाँ पे बिल्ड किए गए हैं, तो ये ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर में इसको बिल्डअप किया गया है। फिर द 500 किलोमीटर ट्रैक हैज़ ऑलरेडी बीन लेड ऑन बोथ द कॉरिडोर्स, ठीक है। तो ये जो ईस्टर्न और जो इसका वेस्टर्न कॉरिडोर जहाँ पे इस टनल को बिल्डअप किया जा रहा है, इसमें से 500 किलोमीटर जो ट्रैक है ये ऑलरेडी बना चुके लिए, ठीक है, वो बना चुके हैं। थोड़ा सा हरियाणा के बारे में समझ लीजिए। हरियाणा में जो लोकसभा सीट की संख्या ये 10 है, राज्यसभा सीट की संख्या 5 है। वहाँ का स्टेट में आपका ब्लैक बक है, स्टेट बर्ड आपकी ब्लैक फ्रैंकॉइल है। डैम्स में आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डैम जो कौशल्या डैम होगा जो यमुना रिवर के ऊपर है, ओट्टू बैरेज डैम है ये घाघरा रिवर के ऊपर हो गया, और जो आपका नागपुर डैम है ये हाकरा रिवर के ऊपर हो गया, ठीक है। देखिए मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ ताकि एग्जाम में जब आप बैठें अगर इस तरीके के स्टेटमेंट ना भी आएँ तो आपसे अगर डायरेक्टली पूछता है कोई भी कि जो डैम्स के बारे में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि हरियाणा से कौन सा डैम बिलोंग करता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे ये बनना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो इसका जो आंसर था ये क्या था आपका, ये ऑप्शन बी था, हरियाणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीएम ऑफ विच स्टेट यूटीज हैज़ स्टार्टेड अ पोर्टल फॉर एम्प्लॉयर एंड जॉब सीकर्स नेम्ड एज रोजगार बाज़ार। तो अभी किस सीएम ने रोजगार बाज़ार नाम के एक पोर्टल को क्या किया है, उसको लॉन्च किया है। तो आपको बताना है, ऑप्शन है दिल्ली, यूपी, पुडुचेरी एंड मध्य प्रदेश। सो कौन सा आंसर सही है, वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 1 दैट द मीन दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अभी क्या किया, जो दिल्ली के जो सीएम है, ठीक है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस पोर्टल को क्या किया, इसको लॉन्च किया रोजगार बाज़ार, ताकि क्या कर सके ये जो पोर्टल है, ठीक है, इसके जरिए स्टार्ट की गई है एम्प्लॉयर्स एंड जॉब सीकर्स के लिए, ताकि ज़्यादा क्या कर सके उनको एक अच्छी खासी जॉब प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। एक पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसको jobsdelhi.government.in के नाम से जाना जाएगा, जिसका नाम दिया गया है रोजगार बाज़ार, ठीक है। ये एज अ शॉर्ट ऑफ मार्केट प्लेस फॉर जॉब सीकर्स एंड द पीपल रिक्रूटर्स, ठीक है। तो ये मार्केट में क्या करेगा, एक जॉब सीकर जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको जॉब प्रोवाइड करने पर हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, जॉब सीकर जो हैं वो कैन ऑल्सो गो देयर एंड अपडेट देयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे जाइए इस वेबसाइट में और जाके अपना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अपनी रिक्वायरमेंट को फिलअप कर दीजिए ताकि आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड हो सके और आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी जॉब मिल सके। तो जो भी दिल्ली से बिलोंग करता है तो वो इस जो ये आपकी योजना है, ठीक है, रोजगार बाज़ार, इसका डेफिनेटली देखिए यूज़ करिए, क्योंकि दीज आर फॉर अस, ठीक है, ये हम ही को दिया गया है, तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ दिस, ठीक है। और हर एक चीज़ के बारे में जानना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या बोलता हूँ मैं कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए, ताकि जिसको भी अगर एक अच्छा खासा करंट अफेयर और साथ में आपको अगर अपना बिल्डअप, अपना एक करंट अफेयर का बिल्डअप और आपको सोसाइटी के बारे में सारी चीज़ें समझना है, तो भी वो आपकी यहाँ पे क्या हो सके, पूरी तरीके से फिलअप हो सके, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ठीक है। तो आपको समझ में, आपको यहाँ पे जो राइट आंसर था ये ऑप्शन 1 दिल्ली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ साइन एन MOU विथ विच ऑफ द फॉलोइंग IITs अंडर द HRD मिनिस्ट्रीज फ्लैगशिप उन्नत भारत अभियान UBA, ठीक है। तो
जो आपका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है, इसने एक एमओयू साइन किया है। तो किस आईआईटी के साथ ये एमओयू साइन किया गया है, जो किसके अंदर, एचआरडी मिनिस्ट्री का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उन्नत भारत अभियान के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर एंड आईआईटी बॉम्बे। सो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, मतलब जो आपका आईआईटी दिल्ली है। ठीक है, आईआईटी दिल्ली है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे वर्क करेगा अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है उन्नत भारत अभियान के तहत, ताकि क्या कर सके, एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट डेवलपमेंट के साथ जो एमओयू साइन किया जा सके और उन्नत भारत को और ज़्यादा, मतलब उन्नत भारत जो अभियान स्कीम है इसमें और ज़्यादा बिल्डअप किया जा सके, मतलब बूस्टअप इसको किया जा सके, ताकि क्या हो सके, ताकि जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो इनकम है जनरेशन का ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, इसके अंदर जो उन्नत भारत अभियान है ये कनेक्ट करेगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को विथ विलेजेस फॉर द इकोनॉमिक एंड द सोशल बेटरमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। ठीक है, ताकि अच्छा खासा एक एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके रूरल कम्युनिटीज़ के लिए, ताकि वो भी क्या कर सके, अपनी जो लिटरेसी है उसको बढ़ा सकें, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ड्यूरिंग द कोविड-19। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी अच्छी खासी योजनाएं आपको मिल रही हैं तो देखिए उनका यूज़ करिए, और ये भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी आईआईटीज़, किस तरीके का जो इंस्टीट्यूशन है, पीएसयूज़ हैं, इनमें वर्क कर रहे हैं, ताकि डायरेक्टली आपसे जब एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जाए तो वहाँ आपको ये अच्छे तरीके से याद रहे। ठीक है, तो इसका जितने बार सके उतने बार रिविज़न करिए। देखिए एक बार तो मैं यहाँ पर पढ़ा के आपको रिविज़न कर देता हूँ, दोबारा आप देखिए और पूरा वीडियो को देख के एनालाइज़ करने के बाद इसका रिवाइज़ करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु हैज़ डेडिकेटेड द अपग्रेड गोल्ड मेडल ऑफ द मिक्स रिले इवेंट एट द 2018 एशियन गेम्स टू द कोरोना वायरस वॉरियर्स। तो अभी किसने एक डेडिकेटेड हुआ है जो अपग्रेड गोल्ड मेडल ऑफ द मिक्स रिले इवेंट के लिए। ठीक है, 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था जो कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए। तो ऑप्शंस हैं दती चंद, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, हिमा दास। वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4, हिमा दास। हिमा दास को क्या किया गया है, इसे अभी डेडिकेटेड किया गया ताकि वो 2008। ओके, तो हिमा दास को क्या किया अभी इस एशियन गेम्स के लिए, क्या किया, जो कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए ये अवार्ड डेडिकेटेड किया गया है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस। और अगर आप थोड़ा सा और इसके बारे में समझेंगे तो देखिए क्या है, जो 23 जुलाई 2020 को सिल्वर मेडल दैट द इंडियन 4x400, मतलब जो 1600 मीटर की जो रेस हुई थी, इसको मिक्स रिले क्वार्टर ऑफ मोहम्मद अंस, एमआर पुवम्मा दास एंड अरोकिया राजीव हैड वॉन अ जकार्ता वॉज अपग्रेडेड टू गोल्ड। ठीक है, इनको गोल्ड मेडल इसमें मिला गया था। इसमें कोरोना वायरस का जो अवार्ड है ये किसको दिया गया था, ये हिमा दास को मिला था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question and today the last question is which of the following municipal corporation has completed the first phase of the COVID-19 zero survey that covered 10,000 resident of the city। तो अभी इनमें से किस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया कोविड-19 के जीरो सर्वे से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें 10,000 रेजिडेंट को सिटी के कंप्लीट को कवर किया गया था। तो आपके ऑप्शन है मीरा भयंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और ब्राह्मण मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके, चलिए यहाँ देख लेते कौन सा राइट आंसर। जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 दैट द मीन बृहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया है, अभी जीरो सर्वे से रिलेटेड अपना फर्स्ट फेज कंप्लीट कर लिया। जिसमें 10,000 रेजिडेंट को क्या किया, कलेक्ट किया गया था। जो जीरो सर्विस प्रोग्राम होता है इसको कंडक्ट किया गया था फॉर द रेजिडेंट के लिए जो मुंबई के थे, टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ अमंग द पॉपुलेशन की कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पीपल्स के अंदर डेवलप हो गई हैं। ठीक है, ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम था इसको कंडक्ट किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द नीति आयोग एंड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए अगर पूरा वीडियो को कंप्लीट सुनते हैं तो यही इसका बेनिफिट होता है कि स्टार्टिंग का जो MCQ दिया जाता है उसके अलावा भी आपको एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र में जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 36 है, लोकसभा सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा सीट 19 है। स्टेट एनिमल वहाँ का इंडियन जाइंट स्क्वायरल है और स्टेट बर्ड जो वहाँ का वो आपका येलो फूड ग्रीन पिजन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे आज के पूरे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
सो देखिए कंप्लीट वीडियो देखने का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि जब आप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देते हो तो इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पे भी एमसीक्यूज मिलते हैं या फिर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अच्छे तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।